देवी सज्जनों, ऐसी हरि की भूमि हरियाणा में एक बार पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल मिड्ढा जी, सीपीए जोन सेकंड के माननीय अध्यक्षगण एवं उपाध्यक्षगण, देश के अन्य राज्यों से आए विशेष आमंत्रित, देश के अलग अलग राज्यों से उपस्थित माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, हरियाणा के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, हरियाणा विधानसभा के माननीय सदस्यगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार जी, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री पीसी मोदी जी, हरियाणा विधानसभा के सचिव और सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मित्रगण, मीडिया के मित्रों, आपने सुना हरि की धरा यानी हरियाणा, जिसके बारे में सदियों पहले उल्लिखित एक श्लोकांश भी आपने सुना। देशो अस्ति हरियाणाख्य पृथिव्याम सर्व सन्निय, यानी हरियाणा नामक एक देश यानी प्रदेश है जो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। यह वह धरती जहां भगवान कृष्ण ने कालजयी गीता का उपदेश दिया, वेदों की रचना भूमि, सरस्वती नदी की पवित्र धरती, उस हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, वहां आज यह कार्यक्रम हो रहा है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन 2 का। इस गरिमामय आयोजन में आपके बीच होना हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक यादगार अवसर है। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में भाग ले रहे सीपीए भारत जोन 2 की 5 स्टेट असेंबलीज एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एवं लेजिस्लेचर्स के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था, गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत के लिए हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा की पूरी टीम को, यूटी के अधिकारीगणों को, माननीय मुख्यमंत्री को, सबको इस श्रेष्ठ मेजबानी के लिए आभार और धन्यवाद। हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, वह युवा हैं और लगातार ऐसे संवादों, आयोजनों में विशेष रुचि लेते हैं। अब आपने सूची देखी, इस राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों, युवाओं, विद्यार्थियों, उनके साथ लगातार संवाद कायम करना, देश भर के मेयर्स, पंचायती व्यवस्था के प्रतिनिधियों का यादगार आयोजन उनके नेतृत्व में हुआ। उनके इस रचनात्मक प्रयास के प्रति पुनः आभार। माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी का विशेष आभार। आपने सुना कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में कितनी चीजें हो रही हैं। उनकी पहल और सतत प्रयास से संवाद के ऐसे अवसर लगातार मिल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन और सुझाव के तहत सीपीए इंडिया जोन को 9 जोनों में बांटकर लगातार उन्हें संवाद या परामर्श या इस तरह के विचार विमर्श बढ़ें, इसकी कोशिश हो रही है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि रेगुलरली सीपीए जोन की बैठकें हों, हर रीजन में वो मिलें, और यह शायद पहली बार यह प्रयास हुआ। पिछले 1 साल की सूची हम ऐसे संसदीय आयोजनों का देखें तो हमें मालूम होगा कि कितने सुनियोजित ढंग से अलग अलग संसदीय समितियों का, विधानमंडलों की समितियों का, इनकी बैठकें लगातार देश के अन्य हिस्सों में होती रही है। और उनमें खास तौर से जो विषय आज हम सब यहां चर्चा करने वाले हैं, विकसित भारत के सपने पर हम परामर्श करते रहे हैं। आज यह मुद्दा दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम गौर करें। अभी कुछ ही महीनों पहले 2026 में कनाडा, दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो पूरी दुनिया में वो चीज बड़ी चर्चित हुई। उनकी बातों का 3 निष्कर्ष है कि दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो
कमजोर पड़ रहा है, खत्म हो रहा है, और जो मजबूत हैं वो अपनी इच्छानुसार चीजों को कर रहे हैं। ये विकसित देश का एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और वो कहते हैं अंत में राय में कि इसका एक ही निदान है कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को कितना महत्वपूर्ण बना सकें, यानी आर्थिक ताकत जो चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले कहा, उसको सुदृढ़ करना ही विकल्प है। और मैं आपको उल्लेख करूं कि इस उनकी तकरीर के पहले 2014 के बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और खास तौर से कोविड के दौरान के बाद लगातार कहते रहे, उनका मैं एक कोट करता हूं, डिपेंडेंस ऑन अदर्स रेजेस क्वेश्चंस अबाउट ए नेशंस इंडिपेंडेंस। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी जो आजादी है उस पर एक तरह का प्रश्न रहेगा। इट्स अनफॉर्चुनेट व्हेन डिपेंडेंस बिकम्स ए हैबिट, ए डेंजरस वन। दैट्स व्हाई वी मस्ट रिमेन अवेयर एंड कमिटेड टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। हम आत्मनिर्भर बने, यही रास्ता है। Self-reliance is not just about exports, imports, and the rupee or the dollar. It's about the capabilities or strength to stand on our own. ये बात लगातार 14 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है। माननीय मित्रों, हम सभी अवगत हैं कि 2047 तक विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, और इस सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 नॉर्थ जोन के अंदर आने वाले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर बड़े महत्वपूर्ण ढंग से अपना काम कर रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक और विकास के परिदृश्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने भारत के कृषि विकास, औद्योगिक प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, रक्षा, खेल और स्ट्रेटेजिक महत्व को आकार देने में निर्णायक रोल प्ले किया है। पंजाब और हरियाणा भारत की खाद्य सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, और ये दोनों राज्य देश के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 1/4 योगदान करते हैं। सेंट्रल पूल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। यह लाखों नागरिकों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संचालित कर रखता है। दोनों राज्यों ने एक प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सेना और रक्षा और खेल में मैंने कहा, इनकी योगदान को दुनिया देखती और सराहती है। पंजाब की आर्थिक शक्ति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 26-27 में 9.8 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दिखाता है। हरियाणा देश के कुल भूभाग का 1.3%, पर राष्ट्रीय जीडीपी में इसका योगदान 3.6%। 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीडीपी के साथ दिल्ली सर्विसेज, ट्रेड, एजुकेशन और इनोवेशन का राष्ट्रीय केंद्र है। हिमाचल ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। लगभग यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त किया है। 1000 मेगावाट से अधिक की हाइड्रो पावर क्षमता विकसित की है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा के इंडेक्स पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा। जम्मू और कश्मीर में प्रमुख राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क के विस्तार सहित आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्रभावी विकास हुआ, और प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई, जिससे इस राज्य के स्ट्रांग रिकवरी और बढ़ती आर्थिक गतिविधियां रिफ्लेक्ट होती हैं। सौभाग्य से हरियाणा के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री आज यहां मौजूद हैं। अपनी तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनकी सरकार का शुक्रगुजार हूं। इनके नेतृत्व में यह राज्य विकसित भारत में, जैसा हम सब ने उल्लेख किया, पहले से भी भरपूर योगदान दे रहा है। उनकी सरकार ने हरियाणा को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा। खुशी की बात है कि उन्होंने 2000 करोड़ फंड के साथ एक अलग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की। मेरी दृष्टि में शायद यह देश का पहला ही विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, यानी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उसकी परिकल्पना के अनुसार अपने को गढ़ना, अपनी नियति बनाना। यह राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप एवं साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करेगा। मैंने कहा जैसा, शायद देश में यह अकेला अपने ढंग का विजनरी प्रयास है, समय के साथ गति मिलाकर चलने का प्रयास। जैसे जैसे ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे अनेक जटिल चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। एक ही समय में हमें स्टेबल मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर स्टेस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी और स्टार्टअप ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और बहुत तेज अर्बनाइजेशन जैसे मुद्दों को भी फेस करना है। आज लेजिस्लेचर्स ऐसे परिवेश में काम कर रहे हैं
जहां स्थानीय स्तर पर जो उनके निर्णय होते हैं उसका राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव पड़ता है। ये चुनौतियां उचित लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। वर्षों से इस क्षेत्र की विधायिकाएं लोकतांत्रिक शासन की धुरी रही हैं। उनके दूरदर्शिता, नवाचार, अधिक सार्वजनिक जवाबदेही के साथ उभरती हुई तकनीकी, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम डायनेमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में और अधिक हमें विकसित होना होगा। हमें विश्वास है यह मंच हमेशा सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करेगा, ऐसे विचारों को जन्म देगा जो पूरे क्षेत्र में लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस आउटकम को सुदृढ़ बनाएंगे। ऐसे समय में जब दुनिया की डेमोक्रेसीज जटिल सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सामना कर रही हैं, इन मंचों पर होने वाले विचार और आपसी संवाद का महत्व बढ़ जाता है। पिछले एक दशक में हमने देखा है भारत ने टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, स्पेस, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। 4.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी, विश्व की विपरीत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी तेज विकास दर के साथ आज भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उल्लेखनीय है, यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि जंग के बीच 28 फरवरी से यह जंग दुनिया में चल रही है, पर उसके पहले भी रूस यूक्रेन का प्रसंग और पूरी दुनिया का सप्लाई चेन जिस तरह डिस्टर्ब हुआ, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 25-26 में शानदार प्रदर्शन किया। इस वर्ष के चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी दर, आपने 2 दिन पहले खबर पढ़ी होगी, 7.8% रही। इसने 7.6% के अनुमान को पीछे छोड़ दिया। पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर 7.7% रही, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.1% थी। यह खबर 6 जून के अखबारों में आई। उसी दिन एक और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण खबर हम सब ने देखी। दुनिया के दिग्गज डेटा सेंटर कंपनी एयर ट्रंक ने भारतीय बाजार में करीब 3 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इसे देश में 5 गीगावाट की विशाल डेटा सेंटर क्षमता विकसित होगी। भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों में से यह एक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सोशल, सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिली है। 2018 के बाद लगभग 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अंतरण को सक्षम बनाने, आप जोड़े जो पहले माना जाता था, और मानता हूं कि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से यह कहा कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। आप अनुमान करें कि अगर वो व्यवस्था कायम रहती तो ये लगभग 50 लाख करोड़ में से 6-7 लाख करोड़ नीचे पहुंचते। उसको कैसे हम सब ने मिलकर के ये दूर किया, ये हमें बल देता है कि हम कैसे आने वाले समय में सामूहिक रूप से मिलकर एक नया इतिहास बना सकते हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, विशेष रूप से आधार, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली, अब एक इंक्लूसिव शासन के स्केलेबल मॉडल पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और दुनिया उसका उल्लेख कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसके अतिरिक्त भारत ने अन्य क्षेत्रों में, खासतौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और अर्बनाइजेशन जैसी चुनौतियों पर लगातार प्रयास हो रहे हैं कि कैसे हम इसमें अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके लिए हमें खासतौर से विधायिका में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इन्फॉर्म्ड विचार विमर्श और विभिन्न क्षेत्रों में डोमेन एक्सपर्ट के साथ संवाद आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि यहाँ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने सदस्य लेजिस्लेचर्स के बीच पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विधायी सहयोग तथा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस सम्मेलन से हम सब बहुत समृद्ध होकर के आगे बढ़ेंगे और जो विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाएगा और विकसित भारत 2047 की सामूहिक यात्रा को गति प्रदान करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत संपन्न विचार विमर्श के साथ इस गति को तेज ढंग से आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।